Good morning, students. Today we are starting our third unit of non-traditional machining process, that is the thermoelectric advanced machining process. तो इस यूनिट में हम EDM, लेज़र बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जितने भी प्रोसेस जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट दोनों का यूज़ होता है। तो EDM के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अभी हम EDM के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो EDM मतलब इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। तो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस जो होती है वो एक इलेक्ट्रोथर्मल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और हीट का प्रयोग करके मटेरियल रिमूव करते हैं। तो EDM में बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है इसका, कि हम टूल को नेगेटिव टर्मिनल से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर टाइम और वर्क पीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर मटेरियल सेम मटेरियल हो तो इस केस में क्या होता है, टूल को नेगेटिव से कनेक्ट करने के साथ साथ क्या हो जाता है, टूल में से जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो ज़्यादा होता है, वर्क पीस में से कम होता है। तो इसलिए अगर हम सेम मटेरियल सपोज कॉपर यूज़ कर रहे हैं, कॉपर को मशीन करने के लिए हम कॉपर का ही अगर टूल यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है हमारा, हम टूल को पॉजिटिव बनाते हैं और वर्क पीस को नेगेटिव बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जैसे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, हम वोल्टेज और करंट पल्सेस में देते हैं। पहले वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके बाद वोल्टेज को हटा देते हैं। वोल्टेज और करंट दोनों यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी को पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पल्सेस में हम करंट प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे टूल और वर्क पीस दिया हुआ है, उनके बीच में एक स्पार्क जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और इस स्पार्क की वजह से क्या होता है, मटेरियल वेपराइज होता है, मेल्ट होता है पहले और वेपराइज होता है। अब कुछ मटेरियल वेपराइज होके बाहर चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट के साथ बह के या डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के साथ बह के, और कुछ वहीं पर रह के दोबारा से उसके ऊपर फ्लो होने लगता है। तो EDM में क्या होता है, EDM का प्रिंसिपल रिटन है, लेकिन मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ एक बार, नोट्स में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। EDM में क्या करते हैं हम, करंट के थ्रू पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव को वर्क पीस से और नेगेटिव को टूल से। तो टूल नेगेटिव जब होता है, तो नेगेटिव टर्मिनल जब होगा तो वहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल में। अब अगर हम स्पेस रखते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के बीच में, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके पॉजिटिव की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, और जबकि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से मूव कर चुके होते हैं, वहां पे पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। तो क्या होता है कि इस केस में एक स्पार्क जनरेट होता है, वो क्यों होता है उसका रीज़न होता है, लेकिन ये जो स्पार्क जनरेट होता है, अगर इसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड और डाल दें उस स्पेस के बीच में, जो कि बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है, स्पार्क और ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। तो अब ये स्पार्क कैसे जनरेट होता है, जैसे जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन स्पेस होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, तो जो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड के पास नेगेटिव टर्मिनल पूरा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होते हैं तो पॉजिटिव आयंस बनने लगते हैं, और जहाँ से पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनने लगते हैं। तो क्या होता है कि पॉजिटिव आयंस मूव करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करते हैं टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस केस में क्या होता है, उनमें वाइब्रेशन और कोलिजन होता है, और जब कोलिजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हीट जनरेट होती है, और जैसे हीट जनरेट होती है तो ये एक प्लाज्मा स्टेट में आ जाता है। प्लाज्मा स्टेट मतलब स्पार्क टाइप का एक, मतलब फायर जैसा एक स्टेट होता है। उस स्टेट में हाई क्वांटिटी में एनर्जी निकलती है, और जब जैसे ही प्लाज्मा स्टेट में आता है तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, प्लाज्मा की इंटेंसिटी कम होती जाती है और प्लाज्मा खत्म हो जाता है। तो प्लाज्मा एक थोड़े टाइम के लिए ही जनरेट होता है, तो इसलिए हम इसको पल्सेस में करंट देते हैं, ताकि प्लाज्मा जनरेट हो, और जितने टाइम के लिए जनरेट होगा उतने टाइम पे हम करंट देंगे, फिर दोबारा से पुरानी सिचुएशन आ जाएगी, प्लाज्मा खत्म हो जाएगा, तो दोबारा से हम करंट प्रोवाइड करवाएंगे। हालांकि हम कंटिन्यूस करंट अगर प्रोवाइड करवाते रहें तो भी यही होगा कि पहले प्लाज्मा की स्टेट आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर प्लाज्मा धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। जब प्लाज्मा खत्म हो जाएगी तो दोबारा से रेजिस्टेंस जनरेट होगा वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, दोबारा से हीट अप होगा और फिर प्लाज्मा की स्टेट आएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू भी रखते हैं तो भी यही होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं,
जैसे ही प्लाज्मा स्टेट आती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको करंट को ऑफ कर देते हैं। तो पल्सेस देते हैं, फिर पल्सेस ऑफ कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें, जिसके थ्रू क्या होता है, मशीनिंग होती है। ये प्रोसेस डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हाई स्पीड से ये मूव करते हैं इधर उधर, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा। अब प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या हैं इसके। प्रोसेस पैरामीटर्स बेसिक जो प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो प्रोसेस पैरामीटर्स के अंदर आते हैं हमारे ये सारे प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज, जबकि हमारा सर्किट स्टार्ट नहीं हुआ है, जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं प्लाज्मा बनने से पहले। वर्किंग वोल्टेज जब प्लाज्मा बनने के बाद जो वोल्टेज होता है हमारा। मैक्सिमम करंट आई नॉट, जो ओपन सर्किट ही होगा, मैक्सिमम ओपन सर्किट में ही होगा। पल्स ऑन टाइम, जितने टाइम के लिए हमें करंट फ्लो करवाना है। पल्स ऑफ टाइम, जितने टाइम के लिए हमें करंट बंद करवाना है। स्पार्क गैप, गैप बिटवीन वर्क पीस एंड द टूल। पोलैरिटी, यानी कि कितनी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हमें बनानी है उसको। डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मोस्टली डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हम यूज़ करते हैं वो या तो हम केरोसिन यूज़ करते हैं, या वाटर सलाइन वाटर बोल सकते हैं, या वाटर के साथ कुछ मिक्सचर यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा एक्सटर्नल फ्लैशिंग, यानी कि जब स्पार्क जनरेट हो रहा है तो हम डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की तरह फ्लैशिंग भी करते हैं, उसको फ्लैश आउट करते हैं। जो मटेरियल रिमूव हो गया है उसको, वो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी, ये कंट्रोल करती हैं कि हमारा सरफेस रफनेस या सरफेस फिनिश कैसा रहेगा, और उसके साथ साथ मटेरियल रिमूवल रेट क्या क्या रहेगा। ठीक है। तो अब क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कैसा होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक जितना ज़्यादा रजिस्टिव होगा करंट का, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, और उतने ही ज़्यादा इंटेंसिटी की हमारी प्लाज्मा जनरेट होगी। तो इस तरह का हमें डाइलेक्ट्रिक यूज़ करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोड मटेरियल हाई कंडक्टिविटी के होने चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, डेंसिटी भी हाई होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, मैन्युफैक्चरेबल आसानी से होने चाहिए, क्योंकि हमें टूल बनाना है, और टूल जिस शेप का होगा उसी शेप में हमारा वर्क पीस कट जाएगा। तो टूल की मैन्युफैक्चरिंग आसानी से हो सके और कॉस्ट कम हो। ठीक है। और ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सीजन फ्री कॉपर, टेलेनियम कॉपर, ब्रास, ये एग्जाम्पल हैं कॉमन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मूलेशन की, कि किस तरह से हमारी एनर्जी ओपन सर्किट में कितनी होती है, वर्किंग कितनी होती है। ओपन सर्किट और वर्किंग में का जो रेशियो होता है उसे हम के से EW/E जो सर्किट होता है वो इक्वल्स टू के होता है। तो के थ्रू हम क्या करते हैं, मटेरियल रिमूवल रेट और बाकी चीज़ें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके। तो अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में, कि किस प्रोसेस पैरामीटर का कितना असर पड़ेगा इस पर। तो जैसे जैसे हम वेव फॉर्म देख रहे हैं हम EDM की वर्क पीस के थ्रू, तो जैसे जैसे हम करंट और वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, हमारी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू V और I। तो जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल और जितना ज़्यादा हाई करंट, DC करंट यूज़ करते हैं हम इसमें। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका जो कंडीशंस हैं वर्किंग की वो क्या क्या है, और कैसे रेक्टिफायर काम करते हैं, कैसे करंट फ्लो होता है, पूरे प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें बस ये इस क्लास में हम प्रोसेस पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज और करंट बढ़ाते जाएंगे, तो हाई वोल्टेज और हाई करंट रखेंगे एक अप टू ए सर्टेन लेवल, तो क्या होगा, मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा। मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की हमारी प्लाज्मा जनरेट होगी और ज़्यादा मटेरियल रिमूव करेगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या रखना है, जो फ्लशिंग है वो भी फास्ट करनी होगी हमारी। ठीक है। तो दोबारा अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक के मीडियम के बारे में बात करें, तो देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड टैंक के अंदर पड़ा हुआ है। पॉजिटिव से हमने वर्क पीस को कनेक्ट किया हुआ है, और नेगेटिव से हमने टूल को कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इसके अंदर, वैसे ही क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा।
हम ये वैक्यूम में भी कर सकते हैं, वैक्यूम में भी, या एयर फील्ड हो एयर में भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक टच नहीं होगा वर्कपीस टूल से तो हमारे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो अगर गैप रहेगा थोड़ा सा तो वो एयर के साथ कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, एयर के अंदर पॉजिटिव आयंस बनेंगे और वहाँ से हीट अप होगा और उस हीट की वजह से क्या होगा, एक स्पार्क जनरेट होगा। तो इसी वजह से मैंने आपको कल के लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम सर्किट ऑन या ऑफ करते हैं उसकी वजह से स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क जनरेट होने की वजह बस वही होती है, जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है कनेक्टिंग और डिसकनेक्टिंग स्विच में, जब कनेक्ट या डिसकनेक्ट हो रहा होता है स्विच सर्किट से, तो उसमें जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही स्पार्क होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा स्पार्क होगा। तो फिर स्पार्क बहुत बड़ा होता है, एक छोटा सा स्पार्क होता है जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल हमारा रिमूव होता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डाइलेक्ट्रिक कैसा होना चाहिए हमारा, हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, डेंस विस्कोसिटी कम होनी चाहिए और फ्लोएबिलिटी ज़्यादा हो, लेकिन टेम्परेचर भी उसका हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब प्लाज्मा जनरेट हुई तो जितना मटेरियल वेपरेट नहीं हुआ उससे ज़्यादा क्या हो गया, हमारा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड वेपरेट हो गया। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर या हम कहें वेपोराइजेशन का जो टेम्परेचर है हमारे डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का, वो भी हाई होना चाहिए, जिसके साथ हम क्या कर सकें, आसानी से मशीनिंग को कंप्लीट कर सकें। तो ओके, तो इस लेक्चर में भी इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।